नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नोमास्टर सतेन पर। जनगणना 2027 का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके तहत जनगणना इस बार 2 फेज़ में नए बदलाव के साथ की जा रही है। जनगणना के प्रथम फेज़ में अप्रैल 2026 में मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा तथा उसके बाद फरवरी 2027 से जनसंख्या गणना का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार इस बार की जो जनगणना है वो कुछ नए तरीके से की जा रही है, मतलब डिजिटल मोड में की जा रही है। इस बार की जो जनगणना रहेगी उसमें आम नागरिकों को सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की फैसिलिटी प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से घर बैठे जनगणना संबंधित जो भी जानकारी है उसे भर सकता है। तो यह सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा तथा इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तथा किन किन क्वेश्चंस के जवाब आपको तैयार करके रखना है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म जनगणना का किस प्रकार से आप भर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो सेंसस ऑफ इंडिया है, जनगणना का जो ऑफिशियल पेज बनाया गया है उसके ऊपर आ जाना है। उसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी स्टेट यूटी का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर ड्रॉप डाउन में अपने राज्य का चयन कर लेना है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं मध्य प्रदेश का यहाँ पर चयन कर लूँगा। इसके बाद दिए हुए कैप्चर को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। कैप्चर दर्ज करने के बाद नीचे आपको येलो कलर में एक आइकन दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है वेरीफाई एंड प्रोसीड। तो आपको वेरीफाई प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आपको मिलेगा। तो पॉपअप मैसेज में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम, स्वागत है आपका जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण का कार्य चरण के स्वगणना एसआई पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको एक SMS और ईमेल प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आएँ तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ एक पहचान संख्या आप साझा करें। कहने का आशय यह है कि जब फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो एक आईडी आपकी जनरेट होगी, उसे आपको जनगणना अधिकारी जब आपके घर पर जनगणना करने आएंगे तो उनके साथ आप साझा करेंगे, तो आपकी जो जानकारी आपके द्वारा भरी गई है ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। अब आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम सही सही दर्ज करना है जो उनके दस्तावेज में है। यहाँ पर अगर आप गलत जानकारी भरेंगे तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी, इसलिए जो भी नाम आप यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट नाम यहाँ पर दर्ज करें। आपके मुखिया में आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, जो भी आपके परिवार के मुखिया हैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। ईमेल आईडी यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो उसे आप दर्ज कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसे यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। मेरे पास मेरी ईमेल आईडी है, इसलिए मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करूँगा तो एक OTP मेरे मोबाइल पर मुझे प्राप्त होगा। OTP को यहाँ पर दर्ज कर अपनी जो भाषा है उसका चयन मुझे यहाँ पर करना होगा। तो जिस भी भाषा में यहाँ पर आप फॉर्म को देखना चाहते हैं उस भाषा का चयन आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन से कर लेना। मैं यहाँ हिंदी भाषा का चयन कर लेता हूँ और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाऊँगा। अब यहाँ पर आपको 6 स्टेप दिखाई देंगी। इन 6 स्टेप्स को आपको एक एक करके पूरा करना है। पहली जो स्टेप रहेगी उसमें स्थान का विवरण, दूसरी में जनगणना घर का विवरण, तीसरे में सामान्य जानकारी और चौथे में सुविधा तथा पाँचवें में पर संपत्तियाँ और छठवें में पूर्वावलोकन कर पुष्टि करे वाले ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको अपने राज्य का तथा जिले का तथा पिन कोड का चयन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपने राज्य जिले पिन कोड का चयन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपके जो नगर ग्राम है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो जो भी पिन कोड आप डालेंगे उसके हिसाब से ड्रॉप डाउन में आपको डिटेल दिखाई देने लग जाएगी। तो उसमें आपको अपनी एक्यूरेट जो लोकेशन है उसका चयन आपको यहाँ से कर लेना है। तो जैसे ही आप जो भी लोकेशन आपकी रहेगी वो जो दिखाई दे रही है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो जानकारी है आपकी जो क्षेत्र है वो क्षेत्र का मैप आपको गूगल मैप यहाँ पर खुले दिखाई देगा। तो इस जो दिखा रहा है जैसे ऑप्शन आ रहा है कृपया मानचित्र में आपकी एग्जैक्ट लोकेशन डालें। तो ये देखिए यहाँ पर मानचित्र पर आपको यहाँ पर आपका जो मैप है वो खुल गया है और वो ड्रॉप
पिन आपको दिखाई दे रही है। तो अब उस ड्रॉप पिन को आपको इस मैप को थोड़ा-सा ज़ूम करके अपनी एक्यूरेट जो लोकेशन है उसके ऊपर ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ देखिए मैं अपना जो ऑफ़िस अपना जो घर है उसके ऊपर इस पिन को ड्रॉप कर देता हूँ, जिससे कि मेरे मकान की एग्ज़ैक्ट लोकेशन यहाँ पर सेट हो गई है। इसको यहाँ पर सेव करें और स्थान की पुष्टि करें वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर आपकी जानकारी सही है तो आपको हाँ बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जनगणना घर का विवरण का जो ऑप्शन है वो आपका अब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको यहाँ पर अलग-अलग क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो एक-एक कर सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको यहाँ पर देते जाना है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है जनगणना मकान का विवरण। तो जनगणना मकान के विवरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है। तो आपका जो जनगणना मकान आपका मकान बना गया है उसमें मुख्यतः सामग्री क्या यूज़ की गई है, तो उसके रिलेटेड एक सब क्वेश्चंस जो आई बटन पर क्लिक कर भी आप देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो सामग्री मुख्यतः जो प्रयुक्त हुई है, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट हमारी यूज़ हुई है तो हमने सीमेंट का यहाँ पर चयन कर लिया। इसके बाद जनगणना मकान की दीवार में मुख्यतः क्या सामग्री इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पर जो सामग्री हमारे मकान को बनाने के लिए मुख्यतः यूज़ की जाती है, जो दीवार होती है, दीवार मुख्यतः हमारी ईंट से बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से पक्की ईंट का यहाँ पर ऑप्शन का चयन यहाँ पर करूँगा। तो ये मैंने पक्की ईंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको स्क्रॉल डाउन करके हम ऊपर ले आएंगे। इसके बाद जनगणना मकान की छत में प्रमुख सामग्री क्या है, तो आई बटन पर क्लिक कर इसका सब क्वेश्चन से संबंधित जानकारी मैं यहाँ से पढ़ लूँगा। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो यहाँ पर दी हुई आई बटन पर आप क्लिक कर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मुख्यतः जो छत बनाई जाती है वो कंक्रीट से बनाई जाती है, तो मैं यहाँ कंक्रीट का चयन करूँगा। इसके बाद जनगणना मकान की स्थिति क्या है, तो जो आपका मकान है वह उसकी स्थिति क्या है, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्णोद्धार किया जाना है उसका। तो अभी आप मकान में रह रहे हैं तो हम मान लेते हैं मकान के रहने योग्य है, तो यहाँ पर उसका चयन करके आप सहजे और आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको हाँ बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो कर्सर है नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा। सामान्य जानकारी वाला ऑप्शन अब आपका यहाँ पर खुल जाएगा। इसमें अब परिवार में जो मुखिया के संबंध में जानकारी आपसे मांगी जाएगी। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो आपके जो परिवार है उसमें कुल कितने सदस्य रह रहे हैं, आपका संयुक्त परिवार है तो उसमें सदस्य कितने हैं, जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 6 लिख देता हूँ मैं। परिवार के मुखिया का नाम इंग्लिश में जो आपने फिल किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम आपके द्वारा जो भाषा सिलेक्ट की गई थी हिंदी भाषा, तो उस हिंदी भाषा में आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग, तो परिवार के मुखिया पुरुष है, स्त्री है, ट्रांसजेंडर है, तो आप यहाँ पर चयन कर लें। इसके बाद यदि अब यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, यदि परिवार का मुखिया राज्य संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है या उपयुक्त विकल्प चुनें। यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है तो अन्य पर क्लिक करें। तो यहाँ पर अन्य पर क्लिक कर देंगे तो आप अपने हिसाब से इसका चयन कर लीजिए। इसके बाद यह इस मकान में स्वामित्व की स्थिति क्या है, मतलब जो मकान है वह आपके स्वयं का है, आप ये किराए पर रह रहे हैं या सरकारी आवास में आप रह रहे हैं, सरकारी क्वार्टर है, तो उसका चयन आपको यहाँ पर करना है। तो जैसे सरकारी क्वार्टर है तो उसको किराए का आवासी माना जाएगा, तो उसका यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया गया है। तो आप यहाँ पर अपने अनुसार जो भी आपका विकल्प लगता है उसका आप चयन करें। अब अगला क्वेश्चन है रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। तो हम आई बटन पर क्लिक करेंगे। रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारे और बरामदे की गिनती रहने योग्य कमरों के रूप में गिनती ना करें। तो हमें इनकी गिनती नहीं करनी है, ओनली जो कमरे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उनकी संख्या हमको यहाँ लिखनी है। तो मेरे यहाँ 4 कमरे हैं तो मैं 4 यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, तो उन दंपतियों की गणना की जाए जो सामान्य निवासी हैं, भले ही पति पत्नी में से कोई एक अस्थायी तौर पर अनुपस्थित हो। तो जो भी जोड़े यहाँ पर रह रहे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिख। इसके बाद सहजे और आगे बढ़े वाले एक बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी जानकारी यहाँ पर पुष्टि करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर हाँ बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी ये वाली टेप की जानकारी, सामान्य जानकारी यहाँ पर सबमिट हो गई। अब अगला टेप हमारा खुलेगा सुविधा का। तो इस स्टेप में हमें परिवार के लिए जो सुविधा उपलब्ध है आपके मकान में उसके बारे में बात की जाएगी। तो जैसे पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है आपके यहाँ, जो पानी आता है तो पानी किस प्रकार से आपके पेयजल का सोर्स आपका क्या रहेगा, तो वो यहाँ पर आपको बताना है कि कुआं है, हैंडपम्प है या जो बोरवेल है वहाँ से पानी आता है या नल का कनेक्शन आपके यहाँ है। तो जैसा भी जिसके भी द्वार माध्यम से आपके घर पर आ रहा है उनमें से एक का आपका यहाँ पर चयन कर लेना है।
अगला जो क्वेश्चन है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। तो जो पेयजल का स्रोत है परिसर के पास उपलब्ध है, किस क्षेत्र में परिसर में उपलब्ध है, तो या उस कितनी दूरी पर है, तो परिसर के अंदर है या परिसर के निकट है, दूर है, तो हम यहाँ पर परिसर के अंदर ही है। प्रकाश का अगला है हमारा प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। तो पिछले 12 महीने में जो प्रकाश स्रोत यूज़ किया गया है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। जैसे बिजली कनेक्शन आपके यहाँ है तो बिजली के माध्यम से प्रकाश आपके घर में रहता है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। शौचालय की सुलभता क्या है, शौचालय है कि नहीं है, हाँ या नहीं, तो केवल परिवार के उपयोग हेतु है, अन्य परिवारों के साथ साझा की जाती है, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने अनुसार इसका चयन कर लें। इसके बाद शौचालय का प्रकार, तो फ्लश चौक शौचालय है, इसमें से पाइप सीवर पद्धति वाला है, सेप्टिक टैंक वाला है, अन्य पद्धति वाला है, या 2 गड्ढे का शौचालय है, या एकल गड्ढा शौचालय है, या सर्विस शौचालय है। तो जो भी है इन ऑप्शंस में से आपके यहाँ जो शौचालय बना हुआ है उसका चयन आपको यहाँ पर कर लेना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एकल गड्ढा शौचालय में स्लैब के साथ हवादार गड्ढा ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपका जो गंदा पानी है वो कहाँ पर जाता है, ढकी हुई नाली में जाता है, खुली नाली में जाता है, किसी भी नाली में नहीं जाता है, तो वो आपको यहाँ पर आपके यहाँ चेंबर का जो फैसिलिटी है, बंद नाली या खुली हुई नाली है, तो उसके हिसाब से आप इसका चयन करें। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है या नहीं है। तो आप यहाँ पर हाँ या नहीं में जो भी आपके यहाँ उपलब्धता है उसके हिसाब से हाँ हम नहीं का चयन करेंगे। तो हम यहाँ पर हाँ के अंदर स्नानागार उपलब्ध है उसका चयन हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा रसोई घर में एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में है कि जो रसोई घर में आप खाना पकाते हैं तो वहाँ एलपीजी कनेक्शन गैस कनेक्शन उपलब्ध है कि नहीं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है कि नहीं, या घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं बनाते हैं तो वहाँ पर आपको बताना है, या खुले घर के अंदर खाना पकाते हैं या खाना नहीं पकाते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पर ऑप्शन है तो बेसिकली सभी के घर में आज के समय में एलपीजी कनेक्शन है तो आपको उसका चयन कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा खाना बनाने के लिए मुख्य ईंधन क्या है आपके यहाँ, तो उसको आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। तो जलाऊ लकड़ी है, या आप उपले के माध्यम से बनाते हैं, मिट्टी का तेल है, या एलपीजी कनेक्शन आपके यहाँ है। तो जो भी ऑप्शंस आपके यहाँ पर अवेलेबल है जिसका मुख्यतः आप उपयोग करते हैं, तो आजकल सामान्यतः सभी लोग घर पर एलपीजी कनेक्शन है तो एलपीजी का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर एलपीजी का चयन कर लेना है और यहाँ पर सहेजे और आगे बढ़े वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हम पुष्टि करना है, हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन रहेगा परिसंपत्तियों का रहेगा, तो इसमें परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ क्या क्या हैं। तो इसमें हम रेडियो ट्रांजिस्टर के बारे में पहला क्वेश्चन है, तो आपके यहाँ रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, तो हम यहाँ पर हाँ बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास परंपरागत रेडियो सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन है, अन्य किसी प्रकार का उपकरण है। तो आज के समय में सभी के पास मोबाइल स्मार्टफोन है तो आप इस मोबाइल स्मार्टफोन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद टेलीविज़न वाला ऑप्शन है, आपके घर में टीवी है या नहीं, दूरदर्शन का मुफ्त डिश है या डीटीएच है, केबल कनेक्शन है अन्य कोई, तो सभी के घर में दूरदर्शन का कनेक्शन है या केबल कनेक्शन के माध्यम से देख रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दूरदर्शन लिख देता हूँ। इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट का कनेक्शन आपके घर में है या नहीं, तो लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल दोनों में अगर उपलब्ध हो तो विकल्प लैपटॉप कंप्यूटर पर ही चुना जाना चाहिए, चुना जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लैपटॉप कंप्यूटर में से मोबाइल स्मार्टफोन में या अन्य किसी में उपलब्ध है, तो आज के समय में मोबाइल फ़ोन में सभी के उपलब्ध है इंटरनेट, तो हम मोबाइल स्मार्टफोन सेलेक्ट कर लेते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन है कि लैपटॉप कंप्यूटर आपके घर में है या नहीं, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन से रिलेटेड है, तो इसमें अगर है तो क्या केवल लैंडलाइन कनेक्शन है या केवल मोबाइल है, तो यहाँ पर स्मार्टफ़ोन या अन्य साधारण मोबाइल फ़ोन है या दोनों ही आपके यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ पर आपके पास जिस प्रकार का भी मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है उसके हिसाब से आप उसका चयन कर लें। इसके बाद साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आपके घर में 2 पहिया वाहन क्या है, तो आपको उसका चयन कर लेना है कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड अवेलेबल है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा वह कार, जीप, वैन से रिलेटेड रहेगा कि 4 व्हीलर में आपके पास कौन सा
वाहन आपके घर में उपलब्ध है। तो यदि है तो हाँ, और अगर नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज जो आप घर में खाना में यूज़ करते हैं, जैसे कि यदि आप परिवार द्वारा एक से अधिक अनाजों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से जो मुख्यतः उपयोग किए जाने वाला अनाज है उसका आपको यहाँ पर लिखना है। तो मुख्यतः हम गेहूँ का उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर गेहूँ का क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर, तो केवल जनगणना प्रयोजनार्थ यूज़ किया जा रहा है, तो आपके जो परिवार के मुखिया हैं उनका नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और इसके बाद यहाँ पर सेव कर आगे बढ़ जाना है। तो अब यहाँ पर सेव पर क्लिक करके हम हाँ पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी ये वाली जो जानकारी है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा वह पूर्व अवलोकन का है, तो जिसमें आपके द्वारा जो पूर्व में जितनी भी टिप्स की जानकारियाँ भरी गई हैं वह जानकारियाँ आप यहाँ से पुनः देख सकते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर उस जानकारी को बदल सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि यह जानकारी में अभी आप कुछ बदलना चाहते हैं तो उसको ड्राफ्ट के रूप में आपको सेव कर देना है, वह आपकी ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगी और उसके बाद फिर उसको आप जब भी ओपन करेंगे तो सेम जानकारी आपको भरी मिलेगी और आप उसको एडिट कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा जानकारी सही भरी गई तो पुष्टि करें और सबमिट करें वाले बटन पर आप क्लिक कर देना, जिससे कि आपकी जानकारी सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने पर एक जनगणना आईडी आपकी जनरेट होगी। उस जनगणना आईडी को आपको जब जनगणना अधिकारी आपके घर पर जनगणना करने के लिए आएंगे तो उनके साथ आपको शेयर कर देना है। जैसे ही आप आईडी उनके साथ शेयर करेंगे वह अपने ऐप में उस आईडी को दर्ज करेंगे तो आपकी जानकारी जनगणना पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। जनगणना 2027 से रिलेटेड नई जानकारी, नए अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में जनगणना 2027 से रिलेटेड जो भी नया अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से मैं आप तक लाता रहूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड बाय।